नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो संबंधित है प्रयोगशाला परिचायक के जो जीएस वाले सेक्शन से, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है बोलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही नहीं है। पहले तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या चीज सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों में की बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1/2, जिसमें 1/3 महिला होगी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 6 बैठकें अनिवार्य है, दूसरा स्टेटमेंट। ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 12 बैठकें अनिवार्य है, इसी का काउंटर है तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दिया जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, हेलो, प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों की बैठक में ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1/2, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1/2 है, जिसमें से 1/3 महिला होना चाहिए। मतलब इसमें यह बोलना चाह रहा है कि जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें जो कोरम अनिवार्य किया गया है उसकी संख्या अनुसूचित क्षेत्रों में 1/2 है, जिसमें 1/3 महिला होना चाहिए। और इसमें हमको बताना क्या है, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। 6 बैठक होती है साल भर में, या साल भर में 12 बैठक होती है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व मिल जानी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों की बैठक ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 1/2 होनी चाहिए, जिसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। तो यहाँ आपको पता है कि ग्राम सभा की जब भी बैठक होगी तो उसका कोरम 1/3 होगा, 1/3 होगा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। और इस 1/3 का 1/3 पोर्शन क्या होना चाहिए, वुमेन्स का होना चाहिए, जो भी ग्राम सभा के इलेक्टोरल रोल में है। ग्राम सभा में प्रतिवर्ष 6 बैठक होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 6 बार होती है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि ग्राम सभा की बैठक 12 बार होगी। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दिया जाता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 15 दिन पहले आपको अनुसूचित क्षेत्रों में इसकी सूचना देनी पड़ेगी। तो यहाँ हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3, 4। एक स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरपंच, अच्छा क्वेश्चन है, सरपंच त्यागपत्र किसे सौंपता है, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर को, जिला उप संचालक पंचायत को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिला उप संचालक पंचायत को, ठीक है। सरपंच त्यागपत्र किसे सौंपता है, जिला उप संचालक पंचायत को अपना त्यागपत्र सरपंच सौंपेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो यहां मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। और हमारा नया बैच चालू हो रहा है मंडे से हमारा नया बैच चालू हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस मंडे से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। टाइम रहेगा हमारा शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, ठीक है। यहाँ आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके स्पेशलिस्ट टीचर से तैयारी करवाई जाएगी। बाल विकास को के वेटेज को विशेष ध्यान में रखते हुए विशेष टीचर को आमंत्रित किया गया है आपके लिए, ठीक है। आप चाहे तो आके उनका डेमो भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति, कृषि समिति, वित्त समिति।
तो करारोपण एवं लेखा किस समिति के अंतर्गत आता है? सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। आइए इसको देखते हैं। एक साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं, मतलब कि निर्वाचन संबंधित फॉर्म की बात किया जा रहा है। एक साथ फॉर्म भरे जा सकते हैं 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच के चुनाव हेतु। अगर आप 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो क्या? नहीं, ये नहीं भरा जा सकता। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो क्या एक साथ? बिल्कुल लड़ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। मतलब आप जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों के सरपंच सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। ग्राम पंचायत के 2 वर्षों से पंच हेतु, ग्राम पंचायत के 2 वार्डों से पंच हेतु। ठीक है, ग्राम पंचायत के 2 वार्ड से पंच हेतु चुनाव लड़ सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो तीसरा तो गलत ही है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण में राज्य के साथ कितने नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया गया है? स्वच्छता सर्वेक्षण को किया गया और उसमें स्वच्छता को लेकर 2024 के पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान में है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, और महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ को हमारे तीसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को जो तीसरा स्थान मिला है उसके साथ ही साथ 5 नगरीय निकाय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें से पहला है रायपुर। पहला नगरीय निकाय क्या है? रायपुर। उसके बाद दूसरा है महासमुंद है। उसके बाद तीसरा है कुम्हारी। ठीक है, चौथा क्या है? पाटन, और 5वां है आरंग। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। और कितने नगरीय निकाय को इसके साथ अवार्ड दिया गया है? 5 नगरीय निकाय को। वो 5 नगरीय निकाय कौन से हैं? रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, पाटन और आरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में संगीत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? विष्णुदेव साय ने अभी वर्तमान में एक संगीत विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है, घोषणा की है। कौन सा जिला है? रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव। तो आप सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़। विष्णुदेव साय अभी हाल ही में 39वें 39th चक्रधर समारोह में भाग लेने के लिए रायगढ़ पहुंचे थे। और आपको पता है कि चक्रधर के राजा थे, रायगढ़ के राजा थे, जिन्होंने भारत के मानचित्र में कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित किया। अपना पूरा जीवन कला को समर्पित किया। वो खुद एक बेहतरीन तबला वादक थे। ठीक है, नृत्य और बाकी कलाओं में भी निपुण थे, लेकिन बेसिकली वो क्या थे? तबला वादक थे। तो वही उनकी मृत्यु के बाद 1985 में चक्रधर समारोह की शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में वर्ष 2024 में 24वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। और उसी चक्रधर समारोह के अवसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने रायगढ़ में एक संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उल्लास साक्षरता अभियान। उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ कब किया गया? भैया जो उल्लास साक्षरता अभियान है वो है क्या? देखो, असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। कब किया गया? विश्व साक्षरता दिवस के दिन। अब कब है विश्व साक्षरता दिवस? 8 सितंबर को। ठीक है, तो 8 सितंबर के दिन क्या पड़ता है हमारा? विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस के दिन उल्लास साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। और इस उल्लास साक्षरता अभियान के में हमने स्वयं सेवकों को जोड़ा। मतलब जो हमारे सरकारी शिक्षक थे उनको हमने स्वयं सेवक बनाए। और ये लगभग 1 लाख स्वयं सेवक वर्चुअल रूप से इस योजना से जुड़े हैं। ठीक है, वर्चुअल रूप से इस योजना से जुड़े हैं।
और ये इनको टारगेट दिया गया है कि एक शिक्षक 10 व्यक्ति को साक्षर करेगा। तो टोटल इस योजना के तहत हम 10 लाख असाक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाएंगे। ठीक है, साक्षर व्यक्ति को असाक्षर व्यक्ति को साक्षर बनाएंगे। जिनको अक्षर का ज्ञान ना हो उनको क्या बोलते हैं अपन? असाक्षर बोलते हैं। जिनको अक्षर पहचानने ही नहीं आ रहा है, नाम हम भी नहीं लिख पा रहे। तो अभी फिलहाल इस योजना के तहत हमारा टारगेट क्या है कि उनको पहले अक्षर पहचानना सिखाएं। तो 10 लाख लोगों का टारगेट लेके हम ये काम कर रहे हैं। कब किए गए? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को क्या है? विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब तक के लिए होगी? मतलब छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की वर्तमान में, देखो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति कब तक के लिए होगी? नवंबर 2024 से 2029 तक, नवंबर 2023 से 2028 तक, जून 2023 से 2028 तक, जून 2024 से 2028 तक। देखो औद्योगिक नीति जो छत्तीसगढ़ की आने वाली है वो आने वाली है 1 नवंबर 2024 से अक्टूबर 2029 तक, 5 साल के लिए आएगी। हुआ ये था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नीति आयोग ने एक बैठक का आयोजन किया रायपुर में, और वहां सीएम साहब को बुलाया गया, और वहां 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कैसा बनाया जाए उस संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। और वहां एक रूपरेखा, एक प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर बताया गया कि 2047 में अगर हमको विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, क्योंकि 2047 में हम विकसित भारत भी बना रहे हैं, तो उसी मोदी जी के साथ साथ चलते हुए हम भारत को विकसित बनाएं और साथ साथ अपने छत्तीसगढ़ महतारी को भी विकसित करें। इस दिशा में काम कैसे किया जाए, तो वहीं विष्णुदेव साय जी ने ये घोषणा की कि हमारी जो नई औद्योगिक नीति आने वाली है, अभी आई नहीं है, कब आएगी? 1 नवंबर 2024 को। अभी क्या चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आएगा, और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2024 से अक्टूबर 2029 तक के लिए नई औद्योगिक नीति का प्रावधान किया जाएगा या लागू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नवंबर 2024 से 29 तक। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है? नोनी बाबू मेधावी शिक्षक सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारित की गई है। शेड्यूल कास्ट इसमें पात्र होंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इसमें पात्र होंगे, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इसमें पात्र होंगे, या मजदूरों के बच्चों के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। नोनी बाबू मेधावी योजना के अंतर्गत हम वित्तीय सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं। इसमें विदेश में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको 50 लाख रुपए तक का स्टाइफन, जो पूरे राज्य में 10th और 12th बोर्ड में टॉप कर रहे हैं ऐसे 10-10 बच्चों को 2-2 लाख रुपए का स्टाइफन। ठीक है, और स्कॉलरशिप के रूप में 5,000 रुपये लड़कों को, 5500 रुपये महिलाओं को। अगर बच्चियां ग्रेजुएट करना चाह रही तो 10,000 रुपये बालक को, 12,000 रुपये क्या बोलते हैं बालिकाओं को। ठीक है, अगर वो MBBS, इंजीनियरिंग ऐसी पढ़ाई करना चाह रही तो पूरी जो प्रोफेशनल पढ़ाई और व्यापारिक पढ़ाई को फ्री कर दिया गया इसमें। ठीक है, तो इस योजना का नाम क्या है? नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, आने वाले एग्जाम में आपको ये योजना जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए पात्रता क्या होंगे? मजदूरों के बच्चे। ठीक है, याद रखना है आपको, मजदूरी कर रहे हैं जो मजदूरों के बच्चे, वो इसके लिए क्या होंगे? पात्र होंगे। ठीक है, हाँ, इसमें क्या बोल रहा है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसने किया था? किसने किया था? PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, स्वरा भास्कर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? PV सिंधु। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में PV सिंधु क्या की थी? हमारी ध्वजवाहक थी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? मसाल वाहक कौन था? अभिनव बिंद्रा, शरद कमल। अच्छा, एक चीज बता दूं, PV सिंधु के साथ शरद कमल जो थे हमारे, वो क्या किए थे? ध्वजवाहन किए थे। हुसैन बोल्ट इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक में मसाल कौन लेके चल रहा था? अभिनव बिंद्रा। ये दो, मैं इसलिए 2 क्वेश्चन को ऐड किया क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है और आ सकता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लिए रहना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया था? ओजोन परत के लिए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं अमरप्रीत सिंह, विवेक राम चौधरी, हरीश कुमार और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारतीय वायुसेना के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अमरप्रीत सिंह जी हमारे वायुसेना के नए चीफ होंगे। आपको पता है अभी वर्तमान में हमारे चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी हमारे चीफ है और ये विवेक राम चौधरी जी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे। तो 30 सितंबर के बाद मतलब कि 1 अक्टूबर से अपना पदभार संभालेंगे अमरप्रीत सिंह, ठीक है। अमरप्रीत सिंह अभी वर्तमान में डिप्टी चीफ के रूप में काम कर रहे भारतीय वायुसेना में। लगभग 4000 घंटे की उड़ान भर चुके हैं ये, ठीक है। ये सब चीज तो मिसलेनियस है। हाँ देखिए, ये क्या बोलना चाह रहा है? छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? कितनी प्रति व्यक्ति आय इस बार जो बजट में ओपी चौधरी जी प्रस्तुत किए हैं वो बताए हैं। 1,37,329, 97,628, 1,65,891, 1,47,943। तो इस साल हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,47,943। 1,47,943 हमारी क्या होगी? पर कैपिटा इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? छत्तीसगढ़ का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 6.56%, 6.45%, 6.35% और 6.25%। तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 6.56%, ठीक है। तो प्रयोगशाला परिचायक के लिए एमसीक्यू की सीरीज शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपको मिलती रहेगी। अगर एक आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं आने वाले एग्ज़ाम की, या आप सभी एग्ज़ाम को पैरेलल साथ लेके चलना चाहते हैं, तो शिक्षा यस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, सहायक शिक्षक की, तो भी आप शिक्षा यस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास दोनों मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।